हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को आगे का टॉपिक देखना था, वो क्या था? पेरोल। तो अभी तक टैली में हम लोग ने टीडीएस तक का पार्ट कंप्लीट किया। टीडीएस में एक और पॉइंट था, जस्ट लाइक आई थिंक मैंने लास्ट में पीएल बैलेंस शीट नहीं दिखाया था, तो वो पीएल बैलेंस शीट टैली वाला देख लो। इसमें जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा नंबर है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका ये आना चाहिए 1638। खैर, ये तो रहा पिछली बात। अब हम लोग बात करेंगे पेरोल की। सो पेरोल पढ़ना है। पेरोल का मतलब क्या होता है? पेरोल का मतलब होता है जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करती है, तो क्या पेमेंट करती है? वेजेस या सैलरी। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना? कुछ रूल के तहत पेमेंट करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरोल। समझ रहे? पेमेंट करने का रूल, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। कुछ नियम कानून। जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी जब सैलरी देती है, तो चूंकि भारत में आप हो, भारत की कंपनी हो, आप भारत में एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो, तो इंडिया में कुछ लेबर लॉ बनाए गए। लेबर लॉ मतलब एम्प्लॉयज के लिए कुछ कानून बनाए गए, तो कंपनियों को उन लॉज को भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब इत्तेफाक से हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, तो ये लेबर एक्ट में काफी अमेंडमेंट्स भी हो रहे हैं, है ना। तो वो भी अमेंडमेंट्स भी आ गए हैं न्यूज़ में काफ़ी, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबल है, अभी हम उसी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये कब का बनाया हुआ है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, समझ रहे? इसलिए इसको काफ़ी सुधार रहे हैं, काफ़ी चेंज कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी अपडेट्स होते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं इस लॉ में। पुराना लॉ है बट उसमें भी चेंज करा है इन्होंने, काफ़ी चीज़ें चेंज की है, बट अब ये पूरा लॉ ही पूरा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग को जो पेरोल में पढ़ना है, इसमें सबसे पहली चीज एक होता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। 1952 में बनाया गया था। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इज द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। ये बनाया किसके लिए गया था? सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, एम टू प्रोमोटिंग एंड सिक्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉयज बाय वे ऑफ प्रोविडेंट फंड, फैमिली पेंशन एंड इंश्योरेंस टू देम। तो 3 पॉइंट था, प्रोविडेंट फंड, फैमिली पेंशन एंड इंश्योरेंस। ये तीनों सर्विसेज देना किसको? एम्प्लॉयज को। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज द इंस्टीट्यूशन टू कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड। इसमें सारी कंपनियों को कंपल्सरी कहा गया, नहीं आपको कंट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। टू द एम्प्लॉयज टू विच बोथ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर वुड कंट्रीब्यूट। इस प्रोविडेंट फंड में दोनों पैसा देंगे, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, एम्प्लॉयर अपनी जेब से देगा। द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम वॉज अकॉर्डिंग फ्रेम अंडर द एक्ट एंड इट कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 नवंबर 1952. The provision of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act extend the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. उस समय, अब तो ये लागू हो गया, बिकॉज क्यों लागू हो गया? बिकॉज अब वो जो उनका जो सेक्शन था 370, अब वो क्या हो गया? हट गया। अब वो किस में आ गया? अब वो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है, अब यूनियन टेरिटरीज में, तो अब वहां पे ये लागू हो चुका है। ये तब जब उस समय जब बनाया गया था, तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर पे लागू नहीं किया गया था। क्लियर? एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीएफ। पीएफ कहाँ एप्लीकेबल होता है? प्रोविडेंट फंड देखो है क्या, सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ लो। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हो, देखो भाई, आप कंपनी के लिए काम करते हो, पता चला आपने ना अपने 60 साल तक कंपनी में काम किया, 50 साल तक कंपनी में काम किया, कंपनी ने फिर आपको बाहर कर दिया, इज्जत से बाहर करेगा, फेयरवेल करेगा आपका। लेकिन सवाल उठता है, उसके बाद तो आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी अपने मेडिकेशन के लिए, बाकी का लाइफ आप कैसे खटोगे? बात समझे? आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉय अपना जीवन यापन कैसे करेगा? तो कल को भाई उसने अपना गोल्डन पीरियड तो कंपनी को दे दिया, जिस समय वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो कंपनी को दे दिया, तो कंपनी को भी उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए ना। तो उसकी सोशल सिक्योरिटीज के लिए पीएफ है। तो अगर किसी कंपनी में अपने किसी एम्प्लॉय ने अगर 10 साल 15 साल 20 साल काम कर लिया, तो उसका पीएफ अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है ना। मान लो 10-12 लाख रुपए बन जाता है उसको, कल को मिल रहा है, तो 10-12 लाख रुपए आगे जाकर के उसमें कर सकता है। किसी का 12 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, वो पीएफ के थ्रू बन जाता है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है सैलरी क्या है और कितना कंट्रीब्यूट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
अब सवाल उठता है सर पीएफ कहाँ अप्लीकेबल है, कौन सी कंपनी में हमारा पीएफ कटे। कोई भी कंपनी है ना जहां पर भी 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पे पीएफ एक्ट लागू होता है। कितने अधिक, 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉयज अगर काम करते हैं तो वहां पे पीएफ एक्ट लागू हो जाता है। और हाँ एक और चीज, ये तो समझ में आ गया, एक्ट शैल अप्लाई टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री engaged in any industry and employing 20 or more person, all employees in such factory or establishment including contract labor होते हैं, but excluding the casual labor हटा दो, contract labor आते हैं, and receiving wages up to 15,000, 15,000 रुपए तक सैलरी है तब तो कंपल्सरी आपका पीएफ कटना ही कटना है। 15,000 से जब आपकी सैलरी ऊपर जाती है, ये 15,000 क्या है, बेसिक प्लस डीए, आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता दोनों जोड़ के अगर 15,000 रुपए तक है तब तो आपका कंपल्सरी आपका पीएफ कटेगा। 15,000 से ऊपर चला गया तब वॉलेंट्री होगा, तब आपको खुद इच्छा जाहिर करनी होगी। will be regulated by the provision of this act. Trainee apprentice are also included in the determination of क्या है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। अच्छा, इस 20 की संख्या में इनको भी शामिल किया जाता है, अप्रेंटिस एंड ट्रेनिंग को भी। Once the act applies in any establishment, it shall be continued to the govern by the act that the number of employees working therein have subsequently fallen below 20. एक बार आपकी कंपनी में पीएफ एक्ट लागू हो गया, फिर कल को अगर संख्या घट भी जाती है तब पर भी पीएफ एक्ट लागू रहेगा। पॉइंट समझ में आया? वेजेस का मतलब क्या, यहाँ पे सिंपल सा बेसिक सैलरी प्लस डीए। यहाँ पे जब हम लोग 15,000 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक प्लस डीए की बात हो रही है, उन दोनों को जोड़िए। मेंबर्स, अगर आप चाहते हैं मेंबरशिप तो आप कोई भी ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जहां पे पीएफ एक्ट लागू होता है। और आपको पता है कौन सी कंपनी में पीएफ एक्ट लागू होगा, जहां पे 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे वहां पे पीएफ एक्ट लागू होगा। अब जैसे ऐसी कंपनी में काम करोगे तुम्हारी सैलरी से आपको पता है आपका पीएफ कटेगा, कितना कटता है, 12%। कितना कटता है, तो अगर आपकी बेसिक प्लस डीए मिला करके अगर आपका है 10,000 रुपए, 10,000 बेसिक प्लस डीए सिर्फ, तो आपको उस 10,000 का 12% 1,200 रुपए की सैलरी से कटेगा और 1,200 रुपए एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से देगा। आपके पीएफ खाते में जमा होगा 2,400 रुपए हर महीना, है ना। तो अगर हर महीना सोचो 10,000 रुपए सैलरी, 2,400 हर महीना तुम्हारा जमा हो रहा है। और अगर तुमने उस ऐसी किसी भी कंपनी में अगर 10 साल 15 साल काम कर लिया, हालांकि 10,000 तो सैलरी होगी नहीं, सैलरी तो थोड़ा बढ़ेगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये पैसा तुम्हारे पीएफ में जमा हो रहा है और उस पीएफ पे भी हर साल क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अच्छा ब्याज है, 8 पॉइंट समथिंग, बैंक में नहीं देती इतनी, 7.5 के आसपास सिमट जाती है, लेकिन पीएफ में अच्छा ब्याज है। और इस पे गवर्नमेंट एग्जैक्टली, ये पीएफ डिपार्टमेंट है किसका, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। किसका डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट। तो इस पे हर साल फाइनेंस एक्ट में आता भी है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यू कैन चेक ऑन द नेट की करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पीएफ का, समझ गए। तो इसमें ठीक ठाक इंटरेस्ट मिल जाता है, क्लियर। तो ये पीएफ एक्ट हो गया, समझ में आ गया सब लोग को। कंट्रीब्यूशन कैसे जाता है, ये पूरा थियरी दिया है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, आप लोग के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए। नीचे कंट्रीब्यूशन ऐसे समझ लो, बहुत सिंपल सा है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है कितना, 12% ऑफ वेजेस, अपनी सैलरी का 12%। पूरा का पूरा पैसा आपके पीएफ फंड में जाता है, प्रोविडेंट फंड में जाता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी करेगा 12%। लेकिन ये जो 12% जाता है ना, इसमें 3.67% ईपीएफ में जाता है। ईपीएफ में सिर्फ कितना जाएगा, 3.67 मैंने गलत बोल दिया, हम लोग को यहाँ पे बोलना चाहिए 12% में 8.33% आपके पेंशन फंड में जाता है। किस में जाता है, पेंशन फंड में। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो किस में जाता है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इतना ही बचा, ये अमाउंट जाता है आपके ईपीएफ में, ठीक है। लेकिन 8.33% कितने से ज्यादा नहीं जाएगा, 15,000 का 8.33 से ज्यादा कभी जाएगा ही नहीं। आपकी सैलरी 20,000 है, कितनी है, मान लीजिए आपकी सैलरी का 20,000 का 12% कट रहा है, लेकिन 8.33 कितने का जाएगा, सिर्फ 15,000 का। वो सेट अमाउंट, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट किस में जाएगा, आपके पीएफ खाते में जाएगा। एम्प्लॉयर को कुछ और भी देना पड़ता है। एम्प्लॉयर, आपको पता है पीएफ डिपार्टमेंट किसका है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट सब मैनेज कर रहा है किस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, किसका कितना पीएफ है, किसको कितना देना है, ये सारा हिसाब किताब मेंटेन कर रही है ना। भारत में सैकड़ों कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों में लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं, करोड़ों एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन सभी का हिसाब किताब कौन रखना है, पीएफ डिपार्टमेंट। तो पीएफ डिपार्टमेंट के अपने खर्चे नहीं होंगे, वहां एम्प्लॉयज नहीं काम कर रहे हैं,
तो वो खर्चा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए पीएफ डिपार्टमेंट कंपनियों से क्या चार्ज करती है? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, जो कि होता कितना है? 0.5% ऑफ वेजेस। एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी ना, आपकी सैलरी का जो कंट्रीब्यूट हो रहा है उसका 0.5% एडमिन चार्ज भी जाएगा, लेकिन आपकी सैलरी से नहीं कटेगा सर, वो एम्प्लॉयर अपने जेब से देगा। ये सिर्फ देखो किसको देना है? एम्प्लॉयर को, 0.5%। नेक्स्ट ईडीएलआई, ये क्या होता है? ये इंश्योरेंस होता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। अगर आपका एक भी पीएफ कट आपका जमा है, एक भी मंथ आपकी सैलरी बनी, आपका पीएफ कंट्रीब्यूट हो गया, अब आपका इंश्योरेंस चालू है ना। तो 0.5% उसके लिए भी जाता है। ये भी कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। यानी एम्प्लॉयर को कायदे से देना कितना पड़ता है? 12% तो आपके लिए दे रहा है, वेलफेयर के लिए। 1% एक्स्ट्रा दे रहा है, वो क्या दे रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। एग्जाम्पल, अगर बेसिक वेजेस है किसी का 8,000, डीए है 4,000, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है कितना? 4,500, ओवर टाइम मिलता है उसको 1,400। तो देखो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कितना होगा पीएफ में? तो यहाँ पे तो बस बेसिक प्लस डीए का ही बस होगा, ध्यान रहे। इतना सब मिल रहा है, सबको जोड़ के नहीं उसका 12% निकालना, सिर्फ बेसिक प्लस डीए का। तो बेसिक प्लस डीए है 12,000, 12,000 का 12%, 1,440 रुपए आपका किस में जाएगा? आपकी सैलरी से कट जाएगा पीएफ कंट्रीब्यूशन में। एम्प्लॉयर कितना देगा? वो भी 1,440 देगा। लेकिन आपको पता है इस 1,440 में है ना 440 यानी 3.67 किस में जाएगा? ईपीएफ में। और पेंशन में कितना चला जाएगा? 8.33 यानी कि 999 रुपए 60 पैसा उसमें चला जाएगा। विल गो टू द पेंशन फंड। सर पेंशन फंड, ये पेंशन पीएफ देती है। कौन देती है? तो ये फंड बनाती है, उसी से आपको पेमेंट करती है, यानी कंट्रीब्यूट हो रहा है और उससे पेंशन मिलेगा किसको? एम्प्लॉय को। तो इसको बोलते हैं हम लोग ईपीएफ पेंशन। बिसाइड्स दैट एम्प्लॉयर हैज टू कंट्रीब्यूट 60 रुपीज, 60 रुपीज आपकी सैलरी का 0.5%, 60 रुपीज कहाँ देना है? आपको पता है एडमिन चार्जेस देना है, और ईडीएलआई चार्ज भी देना है कितना? 60 रुपए, है ना। सो द एम्प्लॉयर हैज टू पे टोटल, ये 999 आपका किस में जा रहा था? पेंशन में। ये किस में जा रहा था? ईपीएफ में। ये किस में जा रहा है? एडमिन चार्ज। ये भी एडमिन चार्ज, ये सॉरी ईडीएलआई। टोटल 1,560 एम्प्लॉयर दे रहा है। तुम्हारी सैलरी से कितना कटा? 1,440। एम्प्लॉयर को कितना देना पड़ा? 1,560 रुपए। तो एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा ही है। अगर वो कह रहा है आपको इतनी सैलरी दे रहा है, तो इतनी ही सैलरी नहीं दे रहा है, प्लस अलग से वो इतना भी आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये भी आपके ऊपर कॉस्ट उसकी आ रही है। तो आजकल नया ट्रेंड चला है कॉर्पोरेट में, सैलरी जब बताते हैं तो सैलरी बताएंगे इतना सीटीसी। पहले लोग सैलरी पूछते थे, बताओ कितना हाथ में मिलेगा, इन हैंड सैलरी हाथ में कितना आएगा, ग्रॉस सैलरी कितनी है। अब आ गया है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। तो नॉर्मली कोई भी बंदा यहाँ पे सैलरी बताएगा कितना, यहाँ पे सैलरी सीधा सीधा बताएगा 8,412, 12,416, 16,117, 17,900। तो आप तो ये बोलोगे ना 17,900 सैलरी है, बट कंपनी आपको कॉस्ट टू कंपनी बताएगा, इसमें प्लस करेगा जो आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कंपनी का खर्चा आपके ऊपर टोटल कितना जा रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? सही है तो आपकी सैलरी इतना बताएगा वो 19,460। दिस इज सीटीसी। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी। क्योंकि आपका जो सॉरी आपका जो बेसिकली जो पीएफ का पैसा है वो भी आखिर में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? आपका पीएफ में भी तो एम्प्लॉयर को देना है पैसा, तो वो भी दे रहा है। तो आपके ऊपर टोटल खर्चा कंपनी का कितना पड़ रहा है? आपको लग रहा है 17,900 है, बट एग्जैक्टली आपके ऊपर टोटल खर्चा कंपनी कर रही है 19,460 रुपए। तो यहां तक समझ में आया सब लोगों को? इसमें कोई दिक्कत? फाइलिंग रिटर्न्स आपको पता है पीएफ डिपार्टमेंट को हमें ब्यौरा भी देना पड़ता है। पहले पैसा देते हैं, पैसा किससे देते हैं? चालान से। किसके थ्रू? वो तो आपने पढ़ा है, टीडीएस भी हम लोग चालान से जमा करते हैं। क्या था टीडीएस का चालान नंबर? भूल गए? 281। जीएसटी का चालान क्या था? भूल गए?
GST PMT 06, ठीक है। और पीएफ का तो पीएफ चालान ही है, इसका कोई चालान नंबर अलग से नहीं दिया है। तो ये देखो यहाँ पे पीएफ का चालान होता है, वो हम लोग कब जमा करना होता है, जितना भी कंट्रीब्यूशन हम लोग काटते हैं आपकी सैलरी से या समथिंग, इसको अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना होता है। अगले महीने की कब तक? 15 तारीख तक लास्ट डेट है, समझ गए। अब जरा मेरे को बता दो जीएसटी जमा करने की लास्ट डेट क्या होती है। जीएसटी 3B जब जाता है 20 तारीख, 3B जब भी जाएगा वही 20 तारीख, अगले महीने की 20 तारीख। टीडीएस कब जमा होता है? अगले महीने की 7 तारीख, बिल्कुल सही। और आपका पीएफ जब कब जमा होता है? 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख। तो ये सारे अलग अलग डेट्स हैं सर, सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब जब देखिए डिक्लेरेशन ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, कोई कल को कोई नया बंदा कंपनी में ज्वाइन करता है, अब उसका भी तो पीएफ कंट्रीब्यूशन कराना होगा, उसका भी पीएफ कोड आता है। तो एम्प्लॉयज नॉर्मली कंपनियां क्या करती है, जो पीएफ नंबर आता है ना एम्प्लॉय का, उसी को एम्प्लॉय कोड बना देती है। तो यहाँ पे दिया डिक्लेरेशन ऑफ न्यू ज्वाइनिंग, फॉर्म 2 भरवाया जाता है आपसे और आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। पीएफ ऑफिस में आपका भी डिटेल चला जाता है, आपका ही पीएफ अकाउंट आ जाता है, अकाउंट खुलता है और आपके पीएफ में अब आपको पैसा क्या होगा? जमा होगा, समझ रहे। नेक्स्ट क्या है? मंथली कंट्रीब्यूशन जाता है चालान के थ्रू, एसबीआई अब तो कई बैंकों से जाता है। नाउ रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय क्वालिफाइंग द ड्यूरिंग द लास्ट मंथ 5 बिफोर 15th ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है ना। रिटर्न ऑफ एम्प्लॉय क्लाइम, कल को कोई अगर नया बंदा कोई क्वालिफाई हो गया पीएफ के लिए, मान लो कैजुअल एम्प्लॉय था, अब उसको हमने रेगुलर कर लिया, तब तो अभी कैजुअल तो नहीं आता है, लेकिन रेगुलर तो आता है सर। उसको फिर क्वालिफाई हो गया तो उसका फॉर्म 15 में उसका भी डिटेल भेज दो 15 तारीख के पहले। रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयज लीव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी छोड़ के चला गया, अब उसका नहीं ना कंट्रीब्यूशन हम देंगे, उसका अब कंट्रीब्यूशन नहीं ना हमारी तरफ से जाएगा, तो हम उसको बता देंगे सर फॉर्म 10 में कि भैया ये बंदा हमारी कंपनी छोड़ के चला गया, अब हमारा कंट्रीब्यूशन हम इसका देने वाले नहीं है। मंथली रिटर्न, हर महीना सपोज मेरे यहाँ 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो 200 एम्प्लॉयज की कितनी सैलरी थी, कितना पीएफ कटा, कितना हमने आपको जमा किया, है ना, वो पूरा ब्यौरा हमें देना पड़ता है, एक्सेल शीट टाइप का पूरा बना के देना पड़ता है। तो 12A होता है, 15 के पहले भेजना है। किसको भेजना है आपको पता ही है। एनुअल रिटर्न जाता है, साल में भी एक बार रिटर्न लेता है। सोचो हर महीना ब्यौरा लेता है कि किस एम्प्लॉय का कितना कटा, फिर साल का, फिर 2 मिला के, फिर साल भर में उस एम्प्लॉय का कितना जमा होगा, ठीक है, इसमें जाता है। बिफोर 30 अप्रैल ट्रांसफर ऑफ पीएफ अकाउंट, अब आप क्या होता है, देखो पीएफ अकाउंट तो आपका पीएफ अकाउंट, पीएफ डिपार्टमेंट अलग है, कंपनी अलग है, एम्प्लॉय अलग है। एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट खुल गया, कहां खुल गया? पीएफ डिपार्टमेंट में, सही है। अब क्या होता, तुमने XYZ कंपनी काम कर रहे थे, अब वो XYZ कंपनी तुमने छोड़ दिया, तुम भले कंपनी छोड़ दोगे, पीएफ अकाउंट तो वही रहेगा ना सर। बस तुम्हारा पैसा कौन जमा कर रहा था? XYZ, अब किसको जमा करना है? ABC। तो तुम अपना अकाउंट XYZ की तरफ से ट्रांसफर करा के किस में करा लो? ABC में। 2 तरीके होते हैं, या तो पूरा पीएफ क्लोज करा के पैसा निकालो और फिर वहां फिर नया पीएफ खाता खुले, तो बेवकूफी है। पीएफ खाता भी नहीं, फिर इसके बाद नया खाता भी खुल सकता है पीएफ में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वो अमाउंट विड्रॉ होगा, फिर उसका ब्याज का नुकसान होगा। बेटर विल बी आप अकाउंट ट्रांसफर करा लो ना, और पैसा निकाल लोगे तो फिर खर्च कर दोगे तुम, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप सीधे अकाउंट ट्रांसफर करा लो। तो अब आपका पहले XYZ जमा करा था पीएफ, अब कौन जमा करेगा? उसी खाते में कौन जमा करेगा? तो इसको हम बोलते हैं अकाउंट ट्रांसफर कराना। ट्रांसफर ऑफ पीएफ अकाउंट फॉर्म 13 एट द टाइम ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, जब आप नया जगह ज्वाइन करते हो। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, उसमें भी। अच्छा, ये सब भी काम तुम्हारे यहाँ होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट होता है, जब फाइनली सेटलमेंट कराना है, हमको पैसा अपना निकालना है, अब हमें जो नौकरी वोकरी करनी जो भी है, तो उसके लिए एट द टाइम ऑफ लिविंग तो बताना पड़ता है फाइनल सेटलमेंट हम कर रहे हैं। और विदड्रॉ करने के लिए पीएफ का पैसा फॉर्म 16 है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं, अपना पीएफ का पैसा विदड्रॉ करते हैं डिपार्टमेंट से। आप अपना आजकल ऑनलाइन है, अपना खुद ही लॉग इन करके, ईपीएफओ की ऑफिस है, ईपीएफओ की साइट है, आप उस पर जाके अपना खुद ही, आपको एक नंबर मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, UAN नंबर, है ना। तो वो UAN नंबर होता है, आप डालो, खुद ही अपना देख सकते हो कितना पैसा मेरा जमा है, कितना ब्याज बना, कितना हम विदड्रॉ कर सकते हैं, वो अपना निकाल लो। तो बढ़िया सिस्टम है। हाउ टू गेट पेंशन, जब आपकी एज इतनी हो जाती है 50 ईयर या उससे ज्यादा की, एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड, कम से कम 10 साल की काम आपने कर लिया या उससे ज्यादा, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी EPF पेंशन, देन
यू हैव टू अप्लाई फॉर्म 10D, इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वर्क कहाँ किए थे वो सब बताओ, ताकि इफ यू वांट टू ड्रॉ पेंशन फ्रॉम योर डिफरेंट प्लेस, अगर सपोज तुम कहीं और तुम नौकरी कर रहे थे कहाँ पे, दिल्ली, अब तुम पेंशन उठाना चाहते हो गोरखपुर में, देन यू हैव टू फर्निश द एप्रोप्रिएट बैंक एंड पोस्ट ऑफिस एड्रेस, वो बताना पड़ेगा जहां पे तुम्हारा पेंशन आएगा। पेंशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पोस्ट ऑफिस या थ्रू सम डेजिग्नेटेड बैंक लाइक इंडियन बैंक, SBI, इंडियन ओवरसीज, HDFC, ICICI, UTI। सिचुएशन जब आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सुपरएनुवेशन मतलब आप रिटायरमेंट की एज को पा चुके हो, यानी 58 ईयर के हो गए हो या उससे ज्यादा के हो गए हो, तो आप पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हो। सुपरएनुवेशन समझ गए, एज बिटवीन द 50 to 58 के बीच में भी और कम से कम 10 साल की सर्विस की हो तब भी आप ले सकते हो। इसमें दो शर्त हो गई ना, एक तो एज इसके बीच में और 10 साल आपने काम कर लिया। डेथ ऑफ द मेंबर, डेथ हो गया बंदे का जो सर्विस में था, है ना, डेथ वाइल इन सर्विस या डेथ वाइल नॉट इन सर्विस, चाहे वो सर्विस में हो चाहे वो डेथ हो गई, अब उसका पेंशन चाहिए। परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो पर आपको मिल जाएगा, है ना। ये सब वो कंडीशंस हैं जब पेंशन के लिए अप्लाई किया सकता है। नो पेंशनर कैन गेट मोर देन 1 EPF पेंशन, जाहिर सी बात है पीएफ डिपार्टमेंट एक ही बंदे को एक ही बार देगा ना पेंशन, दो थोड़ी ना दे सकता है। ट्रांसफर अकाउंट समझ गए, फॉर्म 13 डिटेल में दिया है, आप आराम से पढ़ लेना, आपके लिए दिया है मैंने। ईडीएलआई है क्या सर, मैंने बोला ना एक भी पीएफ आपका एक महीने की भी सैलरी बनी, आपका पीएफ कंट्रीब्यूट जमा हो गया, आपका इंश्योरेंस चालू। और अगर अचानक उस बंदे की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को कितने तक की मदद मिल जाएगी, 7 लाख की। अच्छा एक इंश्योरेंस है और क्या, पीएफ से तो उतना ही मिलेगा जितना जमा हुआ है तो वो तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे उसको तुरंत कितने की मदद मिल रही है उसकी फैमिली को, 7 लाख। दिस इज द इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट द मंथली पेंशन। मिनिमम मंथली पेंशन कितनी होती है सर, 1000, है ना। मिनिमम मंथली पेंशन जो मिलता है 1000 मिलता है मंथली, और मैक्सिमम आई थिंक वही 5000 के आसपास है। इंश्योरेंस कवरेज टू मेंबर्स इंक्रीज 3 लाख, पहले 3 लाख था फिर उसको बढ़ा के 7 लाख किया। मतलब बोला ना उस लॉ में भी अपडेट्स किया गया है, लेकिन अब मतलब ये जरूरत थी कि पूरा लॉ ही चेंज किया। जैसे हम लोगों ने कंपनी एक्ट 1956 था उसको अपडेट करके कंपनी एक्ट 2013 लाया, ठीक वैसे यहाँ पे भी। अब हम बात करेंगे किसकी, ईएसआई की। लेकिन चलो इसको पढ़ने से पहले एक और चीज बता दो, पीएफ में जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये किया गया जो 20 एम्प्लॉयज की थी संख्या उसको अब कितना कर दिया गया, 10। जहां पे भी 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉयज काम करेंगे ना वहां पे पीएफ एक्ट लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक अपडेट्स की जो फाइल है मेरे पास पड़ी हुई है, मैं ये आप लोग को भेज दूंगा, इसको आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है ना, ये बकायदा एक मंत्रालय हमारा, और क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। हम लोग का जो नया वेजेस एक्ट है अभी, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इफेक्ट कब से होगा, इफेक्टिव हो गया भाई 21 नवंबर 2025 नेशन वाइज ये लागू हो भी गया, हम लोग दिसंबर में बैठे हुए हैं और ये सब चेंजेस हुए हैं, है ना। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी कवरेज कैसे की गई है, मिनिमम वेजेस का एक लॉ बनाया गया है, वो पहले भी था अभी भी उसको कंटिन्यू किया गया। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की सर्विसेज, कोई भी कंपनी में ये अच्छा चीज है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर 40 साल से अधिक हो गया है तो उसका हेल्थ हर साल एनुअल चेकअप कराना है, हेल्थ चेकअप एम्प्लॉय कंपनियों को। हाँ वो कंपनी कराएगी, पैसा उसको देना है, एम्प्लॉय की सैलरी से मत काटिएगा वरना लॉ का उल्लंघन माना जाएगा। और आपको पता ही है एक्ट तोड़ोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। टाइमली वेजेस देना है, ऑनलाइन उनके खाते में भेजिए। अब कैश सैलरी नहीं दे सकते, अगर ऐसा देता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कंपनी के खिलाफ। ईएसआईसी कवरेज, वही अभी हम लोग ईएसआई भी पढ़ने वाले हैं। लिखा है ना, अंडर द कोड ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, ये जो पीएफ वाला हम लोग पढ़ रहे थे 2020, ऑल द वर्कर्स इंक्लूडिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब घर से ही बैठ के काम करे, कंपनी से अटैच करके, है ना, न कंपनी जाना है ना आना है, बस घर ही से बैठे काम करना है। तो इस तरह के बहुत से वर्कर हैं,
टू गेट द सोशल सिक्योरिटी, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी सर्विस कवरेज चाहिए। ऑल वर्कर्स विल गेट पीएफ ईएसआईसी, उन्हें भी पीएफ ईएसआईसी और इंश्योरेंस एंड अदर सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट देना है, ये लागू है। वरना बहुत चालू थी कंपनियां, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हायर कर लेती थी, है ना, जैसे सैलरी अगर देंगे तो उनका पीएफ मेंटेन करना, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो उनको सिर्फ उनको एक बैच, जैसे मान लीजिए हम लोग ट्रेनिंग में है तो मेरे को एक बैच दे दिया, पढ़ाओ, उसका पैसा ले लो, दैट्स इट। नहीं समझे? तो एम्प्लॉयज ऐसे भी होते हैं, जैसे तुम मान लो सॉफ्टवेयर कंपनी में हो तो ये फलाने कंपनी का वेबसाइट बनाना, उसका प्रोजेक्ट मिला, हमने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया कि ये मेरा प्रोजेक्ट बनाओ, इस प्रोजेक्ट का इतना पैसा दूंगा। नहीं समझे? तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दो, तुमको पेमेंट कर देंगे। तो है वो सैलरी ही जैसा, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट में एक दे देते हैं। तो सैलरी अगर टीडीएस में जाएंगे, सेक्शन 192 होता है सैलरी के लिए। क्या होता है? सेक्शन 192। तो 192 में तुम्हें नहीं पेमेंट कर रहे हैं, उसका सेक्शन अलग हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का, उसका 10% टीडीएस कटेगा। ठीक, हाँ एम्प्लॉयज का तो अब, लेकिन अब ये सब आ गया लॉ। देखो यहाँ पे देखिए ईएसआईसी कवरेज कहाँ किया गया? 10। अब 10 एम्प्लॉय भी ज्यादा हो ना, फ्यूअर देन ईएसआईसी कवरेज एंड बेनिफिट्स विच एक्सटेंडेड पैन इंडिया वॉलेंट्री फॉर द एस्टैब्लिशमेंट विद इन द फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉयज। 10 से भी कम एम्प्लॉय हो तब भी ईएसआईसी वॉलेंट्री ले सकता है, और 10 कर दिया गया संख्या ईएसआईसी के लिए, सॉरी। तो ईएसआईसी का देखो क्या है, ईएसआई होता है क्या? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। इस तरह का इंश्योरेंस कहीं नहीं होता, ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है। क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। कब बनाया गया था ये भी देख लो 1948, आज भी चल रहा है। अब समझे ना इन सबको क्यों चेंज किया गया। अब यहाँ पे 1948 में चल रहा है, इसमें क्या क्या है? प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल रिलीफ, सिकनेस बेनिफिट, कैश बेनिफिट मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द वुमेन वर्कर्स, पेंशन टू द डिपेंडेंट एंड डिजीज्ड वर्कर्स, एंड compensation for the fatal and other employment injuries including the occupational disease in an integration of through the contribution fund। तो contributory fund है सर, इसमें सबको देना पड़ता है। where the workman and covered under the ESI scheme, no compensation could be claimed from his employer and the workman compensation। तो कंपनी ने अगर आपको ESI में कवर कर रखा है तो आप फिर कोई भी प्रॉब्लम के लिए कंपनी के ऊपर, कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पैसा जो भी है वो कंपनसेशन जो भी है, आपका हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम है वो कौन देखेगा? ईएसआईसी, जिसके लिए कंट्रीब्यूशन दोनों करते हैं, एम्प्लॉयर दोनों। एम्प्लॉयर को ज्यादा देना पड़ता है, एम्प्लॉय को कम। चलिए कंट्रीब्यूशन ही पहले देख लेते हैं। तो देख लीजिए एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय को जो देना होता है अपनी सैलरी का 0.75। इस बार बेसिक प्लस डीए नहीं है, इस बार ग्रॉस सैलरी है। इस बार क्या है? ग्रॉस सैलरी। सब सैलरी जोड़ लो, टोटल अमाउंट जो भी ओवर टाइम सब मिला के, उसका कितना परसेंट? 0.75% जाएगा। आपको एम्प्लॉयर को कितना देना है? आपकी ग्रॉस सैलरी का 3.25, यानी ओवरऑल जाता कितना है? 4%, जिसमें एम्प्लॉयर का पोर्शन ज्यादा है, एम्प्लॉय को बहुत कम देना है। लेकिन सवाल उठता है सर इसमें बेनिफिट कब मिलेगा? इसके लिए एप्लीकेबिलिटी क्या है? सर जी लिखा है क्या? फैक्ट्रीज में तो 10 की बात ही कर लो, 10 से भी ज्यादा काम कर, 10 लोग ही हो गए तो भी ये फैक्ट लागू हो गया, ये सही एक लागू हो गया। फैक्ट्री यूजिंग पावर तो वहां 20 या उससे ज्यादा की बात हो रही है। शॉप होटल तो इसी को अब 10 और 20 को कंफ्यूजन खत्म किया गया, 10 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 10। 10 के नीचे भी है तो अब पहले ये साइड नहीं मिलता था, लेकिन अब ये साइड ले सकते हैं, 10 से नीचे भी वॉलंटरी, कंपनी अगर चाहे अपनी इच्छा से। तो शॉप होटल रेस्टोरेंट वहां 20 की संख्या थी, अब 10 की बात हो रही है। ESI Act has been implemented area wise by the state. Now it has been implemented all the state except, इन सब जगहों पे हालांकि नहीं है ये जो 7 सिस्टर्स है, समझ गए? क्योंकि वहां कंपनीज भी उतनी ज्यादा नहीं है और कंपनी के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला जा रहा है, क्योंकि एक तरह से कंपनी के लिए खर्चा है, अपनी जेब से देना है उसको। तो इसीलिए वहां पे, हाँ वो पहाड़ी एरिया वहां पे ज्यादा कंपनियां होती नहीं है, तो अगर ये सब भी बटन डाल दे तो और नहीं डेवलप होंगे, तो इसीलिए वहां पे इतना प्रेशर नहीं डाला गया उनके ऊपर। इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इन सब जगहों पे। तो अगर आप कंपनी वहां खोल रहे हो तो वहां पे एम्प्लॉयज रख रहे हो तो सर आपको इन सब चीजों लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें बेनिफिट क्या है? कवरेज क्या है? अगर आपकी सैलरी कितने रुपए तक है? 21,000 रुपए तक है, 21,000 रुपीज तक है आपकी ग्रॉस सैलरी, तो आपको ESI का बेनिफिट मिलता है।
जहां आपकी सैलरी के जगह क्रॉस किया, आप इस बेनिफिट से बाहर हो जाओगे, आपका ईएसआई नहीं कटेगा, आपको ईएसआई का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। गॉट इट? क्यों? उसके बाद सर 21,000 से ऊपर की मंथली सैलरी है तो अब सर आप अपना हेल्थ अपना खुद ही देख लो, मेडिकल इंश्योरेंस खुद ही करा लो, चीजें खुद ही करा लो। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कंट्रीब्यूशन ईएसआई में देखिए होता है, वो तो बता ही दिया आपको कंट्रीब्यूशन कितना होता है, यही मेन है। ये थ्योरी दिया है, आप खुद से भी थोड़ा स्टडी कर लेना। एग्जाम्पल, बेसिक सैलरी 5,000 है, डीएस 2,500 है, एचआरए 2,000 है। इन केस ऑफ एम्प्लॉयज ईएसआई कितना होगा? 9,500 रुपीज टोटल ग्रॉस सैलरी आ रही है, उसका 0.275 यानी 71 रुपीज 25 पैसे जाएगा, एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा। एम्प्लॉयर कितना देगा? 308 रुपीज 75 पैसा। कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड होगा। कंट्रीब्यूशन पीरियड फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, उसका बेनिफिट पीरियड कैलेंडर के ईयर के हिसाब से चलता है, 6 महीना। अप्रैल टू सितंबर तक का जो आपने कंट्रीब्यूशन दिया होता है वो आपका जनवरी टू जून उसका फायदा मिलता है आपको, और अक्टूबर टू 31 मार्च तक जो जमा किए रहते हैं उसका फायदा आपको जुलाई टू दिसंबर मिलता है। आपको पूरे साल कंट्रीब्यूट करना है, पूरा साल आपका कवर रहता है घोड़ाई में, है ना। बेनिफिट क्या क्या मिलता है? मेडिकल बेनिफिट है सर, फैमिली का ईएसआई कार्ड मिलता है। क्या बनता है? पूरी फैमिली का, नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की फैमिली में भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो एक ईएसआई कार्ड बनेगा। वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर। ईएसआई हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं गोरखपुर में, अगर तुम ढूंढोगे ईएसआई हॉस्पिटल इन गोरखपुर मिल जाएगा तुम्हें। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स ईएसआई से कनेक्टेड है ना। अब जा करके वहां पे फैमिली या फैमिली मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो कार्ड लेके जाए, वहां इलाज कराएं, कोई टेंशन नहीं, कोई पैसा नहीं मिला, कंपनी को हॉस्पिटल को पैसा ईएसआई दे देगी। हाँ, कैशलेस होता है। नेक्स्ट, सिकनेस बेनिफिट। अब जैसे सिकनेस बेनिफिट है, क्या लिखा है? क्या सिकनेस बेनिफिट इन द टर्म ऑफ द कैश कंपनसेशन एट द रेट ऑफ 70% ऑफ द वेजेस अप्रोक्स मिल जाता है। तो 70% ऑफ द वेजेस का मतलब क्या है सर? ऐसा इंश्योरेंस कोई नहीं देता सर, कोई कंपनी दे नहीं सकती। पहला नंबर, आप 10 दिन आप बीमार पड़े, 10 दिन आपने काम नहीं किया तो उसका तो सैलरी कटेगा। तो जो भी सैलरी कटा उस सैलरी का 70% तक पेमेंट कौन कर देता है? ईएसआई। एक तो आपका इलाज भी करा रही है, ऊपर से जो आपका वेजेस का नुकसान हुआ उसका ये पेमेंट तुमको कर रही है कैश। समझे कि नहीं समझे? और मैक्सिमम कितने दिन का पेमेंट हो सकता है साल भर में? 91 डेज का। कितने दिन का? 91 डेज। अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉय कहता है पूरे साल भर बीमार पड़े, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। मैक्सिमम कितना बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं? 91 डेज का। कितने दिन का? 91 डेज। परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट है 90% ऑफ वेजेस। परमानेंट डिसेबल हो गया, वो नहीं काम कर सकता, उसकी सैलरी कितनी मिल रही थी? 20,000 रुपए। तो 20,000 का 90% 18,000 रुपए हर महीना उसको कौन देगा? ईएसआई देगा। परमानेंट डिसेबल हो गया भाई, अब वो काम करने लायक नहीं रह गया। डिपेंडेंट बेनिफिट्स होता है, ये भी कितना मिल जाता है? 90% ऑफ वेजेस डेथ होने पर। नेक्स्ट, मैटरनिटी बेनिफिट ओनली फॉर वुमेन वर्कर्स, है ना। कितने दिन का फुल वेजेस मिलेगा? 70 डेज। फ्यूनरल बेनिफिट, अगर बंदे की डेथ हो गई तो उसके क्रियाकर्म के लिए 15,000 रुपए मिलता है ना। ये किस में? ये है ईएसआईसी। इस तरह का इंश्योरेंस मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं है अभी कहीं, कि बीमार पड़े तो सिर्फ इलाज कराएगी, पैसा थोड़ी ना देगी। अगर कंपनी से भी नहीं पैसा, तो यहाँ पे इलाज भी करा रहा है, ऊपर से पैसा भी दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये है असाइनमेंट 15, है ना, जिसमें हम लोग पेरोल ऑन टैली पढ़ेंगे। इसमें होता क्या? पहले तो एम्प्लॉय मास्टर तैयार करना पड़ता है। इसमें एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय बनाते हैं। पेरोल मास्टर, पेरोल यूनिट्स बनानी पड़ेंगे, अटेंडेंस टाइप बनाना पड़ेगा, सैलरी डिटेल्स होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअल पे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि बंदे की सैलरी क्या है, क्या क्या उसका क्या क्या बनना है। एंड देन ग्रुप पे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि पूरे डिपार्टमेंट का बना दे कि सारे डिपार्टमेंट जितने एम्प्लॉयज होंगे उनका ये स्ट्रक्चर रहेगा सैलरी का। अटेंडेंस प्रोसेस होगा। वाउचर एंट्री कैसे होते हैं? हम लोग अटेंडेंस की एंट्री चढ़ाएंगे कि बंदा कौन आया, कौन एब्सेंट हुआ। फिर क्या होगा? फिर उनकी सैलरी ड्यू की एंट्री करेंगे पेरोल वाउचर में। किसमें? तो इसमें एक और वाउचर आपको देखने, अभी तक हम लोग पेमेंट रिसीट कंट्रा पढ़ रहे थे, अब अटेंडेंस का वाउचर मिलेगा। और किसका वाउचर मिलेगा? पेरोल का वाउचर, जिसमें हम सैलरी ड्यू करते हैं। और फिर फाइनली पेमेंट तो वही होता है F5, सैलरी पेमेंट तो F5 से करना है। सो देखिए यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले न्यू एरा कंप्यूटर एजुकेशन, इस नाम से पहले तो कंपनी क्रिएट करनी है। तो चलते इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
तो पीएफ ईएसआई क्यों पढ़े सर? क्योंकि पीएफ ईएसआई भी इसमें आने वाला है इसीलिए हमने इसको पहले थियरी पहले स्टडी कर लिया। सो चलते हैं कंपनी शट करते हैं और यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो कंपनी जो बनानी है वो किस नाम से बनानी है? इस नाम से बनानी है, नितिन। एंड लास्ट में मैं इसमें ऐड कर देता हूं क्या? पेरोल, जो टॉपिक का नाम है। हाँ, उसकी जगह मैंने पेरोल लिख दिया, ठीक है। देन एड्रेस डिटेल आप भर सकते हैं। देन यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे लिख देता हूं बाकी तो यही रहना है, इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। देन तुरंत फीचर्स का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रहे जीएसटी अभी मतलब नहीं है। यहाँ पे नीचे आते हैं, पेरोल के लिए अलग से एक सेक्शन है, पेरोल, मेंटेन पेरोल, इसको यस करिए। इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी को यस करिए। अब यहाँ पे बोलता है कि आप पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल, कंपनी का कंपनी जब पीएफ में अपने आप को रजिस्टर करती है तो उसको एक नंबर मिलता है ना, वो नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, कंपनी कोड नंबर। तो यहाँ दे रखा है यूपी जीकेपी 4x01 3 ठीक है। कंपनी कोड 3x0 क्या है? अच्छा 1830, सॉरी 18330। देन क्या है 487261। तो ये हो गया सिक्योरिटी कोड। नेक्स्ट क्या है? कंपनी कोड। अब देखो ईएसआई में भी कंपनी रजिस्टर लेती है, उसका भी कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो ईएसआई में जब कंपनी रजिस्ट्रेशन लेते है उसको भी कंपनी का कोड मिलेगा। दिस इज लाइक दिस 27-45897213-000 like this branch 301 branch। ठीक है। वर्किंग डेज कितना होता है? महीने में 4 संडे ही निकल जाते हैं, तो 26 दिन वर्किंग डेज डालते हैं हम लोग। बाकी ये सब नेशनल पेंशन स्कीम वाला कुछ नहीं है। इनकम टैक्स नंबर यहाँ दिया है, टैन नंबर दिया है, ARTF। अदर्स हो गया भाई, वो डिडक्टर है। कंपनी जो है, कंपनी क्या है, गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट? अगला क्या है, कहाँ का है? जीकेपी ब्रांच। नेक्स्ट नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मिस्टर रोशन, मिस्टर रमेश अकाउंट हेड है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डन। तो ये हमने पेरोल एक्टिवेट कर लिया। पेरोल जैसे एक्टिवेट करोगे, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रिएट में एक अलग से सेक्शन आ गया, अकाउंटिंग था, इन्वेंट्री था, एक अलग से आ गया पेरोल मास्टर, है ना। तो हमने पेरोल का सारा यूज करना है। सबसे पहले कह रहा है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी। अब आपको एम्प्लॉय कैटेगरी बनानी है, समझ गए? तो एम्प्लॉय कैटेगरी मतलब क्या है? हेड ऑफिस है, रीजनल ऑफिस या ब्रांच ऑफिस है ना। जैसे हेड ऑफिस में बंदों की सैलरी थोड़ी डिफरेंट रहेगी, ब्रांच ऑफिस में एम्प्लॉयज की सैलरी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। तो अगर ऐसा है तब आप क्या करोगे, 2 अलग अलग कैटेगरी बनाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो दे रखा है क्या, एम्प्लॉय कैटेगरी तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ जाएंगे शो मोर पे। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय कैटेगरी आने लगा। तो यहाँ पे पहला हम लोग बनाएंगे हेड ऑफिस। यहाँ पे क्या है, एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। जी हाँ, दोनों, ये तो कॉस्ट कैटेगरी वाला दिख रहा है, तो इस बार दोनों को ऑन रखिएगा। और एक क्या है, रीजनल ऑफिस। डन। अब अगला क्या है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है, मतलब डिपार्टमेंट्स, कि आपकी कंपनी में हेड ऑफिस ठीक है, ब्रांच ऑफिस ठीक है। अब उसमें क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है? तो यहाँ पे दिखाया 3 डिपार्टमेंट है, अकाउंट, सेल्स और CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
तो 3 डिपार्टमेंट है, ये बनाना है एम्प्लॉय ग्रुप। तो बाहर आइए, इसी के जस्ट नीचे होता है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है, किस कैटेगरी में बनाना है, ध्यान रहे हेड ऑफिस के अंदर। किसमें? पहला कौन सा होगा? अकाउंट हेड, अकाउंट डिपार्टमेंट। दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट। तीसरा सीआरएम। बन जाएगा। ये डिपार्टमेंट्स हो गए, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स पे एम्प्लॉय काम करेंगे, है ना। पहला तो किस जगह पे काम कर रहे हैं, हेड ऑफिस की ब्रांच ऑफिस या रीजनल ऑफिस। दूसरा किस डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट। अब जो डिपार्टमेंट बन गया, अब क्या बना सकते हैं, अब हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए ये डेटा दिया गया है, ये एम्प्लॉयज है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मास्टर स्टोर्स इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग द एम्प्लॉय, लाइक जनरल इंफॉर्मेशन उनकी होती है। एम्प्लॉय डेटा जब तैयार करोगे, उनका जनरल इंफॉर्मेशन होगा, स्टैट्यूटरी डिटेल्स होगी, पेमेंट डिटेल्स होगी। अगर वो उसका पासपोर्ट वसपोर्ट भी है या कोई फॉरेन एम्प्लॉय है तो उसका वीजा डिटेल होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल मतलब उससे कब तक का कॉन्ट्रैक्ट है, कब तक वो हमारे यहाँ काम करेगा, जो भी है। तो यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज है, 1 2 3 4 5 6 एम्प्लॉयज हैं। तो 6 एम्प्लॉयज की डेटा यहाँ पे फीड करनी होगी। तो मैंने एक एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे बकायदा फीड करके यहाँ दिखा दिया है, ऐसे कुछ, ठीक है ना। इसको देख के आपको फॉलो करना है। तो क्रिएट करते हैं एक एम्प्लॉय का डेटा, कैसे मेंटेन करते हैं, एम्प्लॉयज में जाते हैं। देखो सीरियल वाइज चले, कैटेगरी बनाया, ग्रुप बनाया, अब क्या बनाने जा रहे हैं, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे पहले कैटेगरी चेंज कर लीजिएगा, हेड ऑफिस। अब यहाँ पे बनाना है संदीप गुप्ता। अंडर क्या हो जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 1 सितंबर, है ना। 1 सितंबर क्या, 2017। इन्होंने ज्वाइनिंग कब किया था कंपनी में, 2017 में। डिफाइन सैलरी, यहां सैलरी नहीं बताना मुझे। अब पहले यहाँ पे है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉय नंबर क्या है, तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे ना मैंने आपको डिटेल में दिया हुआ है। देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय कोड दिया है, एम्प्लॉय कोड ही एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो एम्प्लॉय नंबर NE001। नाउ डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन भी यहां दिया हुआ है, डेजिग्नेशन मैनेजर। फंक्शन क्या है, नहीं दिया है, तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। अपनी तरफ से मैंने क्या लिखा है, मैनेजमेंट मैनेजर है, तो मैनेजमेंट ही देखेगा। लोकेशन नहीं दिया है मैंने, तो अपनी तरफ से आपने लिख दिया गोरखपुर की कंपनी, तो गोरखपुर। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ दिया है मैंने। डीओबी है, डीओबी जो है ये डीओजे मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, और डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ 31/10/1995 हो गया। ब्लड ग्रुप क्या है, नहीं दिया है, अपने मन से लिख देते हैं बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, फादर्स नेम नहीं दिया है क्वेश्चन में, नीचे हमने अपनी तरफ से भरा नहीं, कुछ भरा। H डैश एड्रेस मैंने अपनी तरफ से डाल दिया है। धन मोबाइल नंबर, तो कुछ चीजें नहीं दिया है मैंने, इन्फॉर्मेशन अपने मन से डालना होगा तो डाल दीजिएगा। एक डिटेल मैंने पूरा डाल दिया है बकायदा भर भर के, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कहां पे क्या भरते हैं। अब यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे डेटा में मैंने यहाँ पे पूरा बैंक डिटेल दिया है, क्या अकाउंट नंबर है, क्योंकि सैलरी उनके अकाउंट में जाएगी, तो हमारे पास अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। यहाँ पे यस करना जरूर, यस करते ही ये बॉक्स खुलेगा, अकाउंट नंबर मांगेगा, तो सिंपली आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, पेस्ट कर लीजिएगा। अरे आप लोग को तो कॉपी चाहिए ना, आपको हार्ड कॉपी चाहिए, आप लोग सॉफ्ट कॉपी में कहाँ करते हैं। आपको हर चीज की क्या चाहिए, हार्ड कॉपी, तो इसलिए हार्ड कॉपी देते हैं, छापिए, है ना। लेकिन कॉर्पोरेट में काम ऐसे ही होता है, सब चीज की क्या मिलती है, बिल भी क्या मिलता है, सॉफ्ट कॉपी। हर चीज क्या होती है, सॉफ्ट। सेव नेचर, तुम लोग की तरह नहीं है, प्रिंट चाहिए। चलो यहाँ देखो आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट। बैंक नेम, तो यहाँ न्यू बैंक है, बैंक का नाम क्या है, एचडीएफसी। हो गया। ब्रांच, ब्रांच कुछ दिया है, तो मैंने यहाँ कुछ भरा है कि नहीं भरा, हाँ कुछ पता हो तो ये डाल दो। अब यहाँ देखिए
क्या है यहाँ पे, ई फंड ट्रांसफर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान शो मोर करोगे तो और भी कई सारे मोड्स आएंगे। तो हमारी कंपनी मान लो ई फंड ट्रांसफर करती है, ऑनलाइन ट्रांसफर करती है, तो डिटेल बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ऊपर वाला और कुछ नहीं भरना है, ठीक है ना। ये लेकिन चीज ध्यान रखना, अब ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो कंपनी एक ही तरीके से सबको देगी ना, कि एक को ई पेमेंट करेगी, एक एटीएम से देगी सॉरी मतलब एक ही मोड, तो सबका एक ही मोड सेलेक्ट करना, इसका भी एक रीजन है, बाद में बताऊंगा। बाकी यहाँ पे हो गया। और क्या है सर, स्टैट्यूटरी डिटेल मांग रहा है, रेगुलेशन टैक्स रिजीम के तहत इनको टैक्स जो भी देना है। बाकी इनका पैन नंबर मांग रहा है, तो पैन नंबर दस डिजिट का होता है, आपको सभी को पता है, 541। सवाल उठता है यहाँ पे, तो मैंने पैन नंबर नहीं दिया, आपको जिसका मन करेगा भरिएगा, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जो डिटेल मैंने दिया वो भरना कंपलसरी है, जो नहीं दिया है वो अपने मन से चाहे वॉलंटरी भरे, चाहे इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। अब क्या है यहाँ पे, यूएन नंबर वही था, पीएफ वाला, पीएफ का जो नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं, यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। पीएफ अकाउंट नंबर दिया है, हाँ दिया है, पीएफ अकाउंट नंबर मैंने दे दिया है, यहां से आप यहां से कॉपी करोगे या पेस्ट करोगे, फिर ज्वाइनिंग अपने आप आ गया, यहां से उठा लिया। प्रान नंबर नहीं है आपके पास, फिर होता है ईएसआई, ईएसआई नंबर दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट। देन ईएसआई डिस्पेंसरी नेम कुछ दिया है क्या, नहीं। अब यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, जिस कंपनी का ही बना, विप्रो, इन्फोसिस, वहां पासपोर्ट जरूर डिटेल ले लेती है, ताकि कल को आपको भेजना वजना हो तो पासपोर्ट है उनके पास, डिटेल है कि आपका पासपोर्ट तो है ही। पासपोर्ट का डिटेल भी दे दिया, ES78960 78960। कंट्री इशू किस कंट्री का है, इंडिया। कब एक्सपायर हो रहा है, 1 अक्टूबर 30 में, सॉरी समझ गए। वीजा नंबर कुछ है नहीं, ये सब कुछ है नहीं। वर्क परमिट नंबर, ध्यान रहे ये अगर सेक्शन नहीं आएगा तो F12 से यहाँ पे ये पासपोर्ट वीजा डिटेल क्या कर लेना, ऑन कर लेना। ये कॉन्ट्रैक्ट डिटेल कि ये बंदा हमारे कब से कब तक हमारे यहाँ काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, समझ गए। तो ये हो गया। इसी तरह से आपको क्या बनाना है, बाकी सारे एम्प्लॉयज का बनाना है, बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये बनाने के बाद लिखा है सेम एज क्रिएट फॉर अदर एम्प्लॉयज, ठीक है। नाउ एक बात का ध्यान रखना, द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑप्शन विल अवेलेबल इन एम्प्लॉयज अल्टरेशन स्क्रीन ओनली। एग्जैक्टली एक एम्प्लॉय के बारे में देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट फ्रॉम सर्विस 2 अगस्त को, तो अभिजीत श्रीवास्तव जो छोड़ रहे हैं जॉब 2 अगस्त 2025 में, तो ये डिटेल ध्यान रहे, कंपनी एम्प्लॉय क्रिएट करते समय कहीं नहीं आएगा, लेकिन जब एम्प्लॉय को क्रिएट कर लेना बाद में अल्टर करने पे आएगा। दिखाऊं, मान लो मैं अल्टरेशन में जाता हूं, एम्प्लॉय में जाता हूं, संदीप गुप्ता, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अब ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ रेजिग्नेशन किस दिन दिया, डेट डाल के बस एंट्री करनी है, समझ गए। तो ये हो गया, तो ये सारे आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्रिएशन ऑफ पेरोल यूनिट। पेरोल यूनिट क्या होता है, जैसे अभी तक क्या थे, क्वांटिटी में पीसेज, क्वांटिटी सब बनाते थे आप लोग, पीसेस केजी, लेकिन सवाल उठता है सर पेरोल में, सैलरी के स्ट्रक्चर में आखिर में पेरोल यूनिट क्या होती है। जैसे बंदा काम करेगा कैसे, घंटे में, मिनट में, है ना, ओवर टाइम कर रहे हो तो 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, तो ओवर टाइम का भी पेमेंट करते हैं, तो इसलिए इसका डिटेल रखना पड़ेगा। तो पेरोल यूनिट भी बना के दिखा देता हूँ, छोटा सा चीज है, इस यूनिट में मत चले जाइएगा प्लीज, ये इन्वेंट्री यूनिट है, आपको सैलरी वाले में जाना है, यूनिट वर्क यहां बनाना है HRS यानी हार्स, अरे हावर्स, हॉर्स तो मतलब घोड़ा हो जाएगा, दो सिंपल, अरे सिंपल नहीं, MIN मिनट, इसमें डेसिमल पोर्शन नहीं यूज करना, जो बड़ी यूनिट होता है उसमें डेसिमल पोर्शन यूज करिए। फिर एक कंपाउंड यूनिट बनाना है, हावर ऑफ 60 मिनट, हो गया।
इसी तरह से कह रहा है एक और बना लेना, मंथ ऑफ 30 डेज का भी बना लेना। तो इसमें क्या पहले बनाएंगे, पहले सिंपल में जाएंगे, क्या बनाएंगे, मंथ, 1.5 महीना भी हो सकता है, ठीक है, डेज, मंथ ऑफ 30 डेज, ठीक है। तो इस तरह से पेरोल यूनिट आप बना लेना। क्रिएटिंग ऑफ अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। अब बंदा जब जॉब करता है तो अटेंडेंस कैसे मेंटेन करोगे, वो या तो लीव लेगा, है ना, तो यहाँ पे देखो होता है अटेंडेंस लीव विद पे होता है। कुछ ऐसी लीव्स होती है जिसमें आपको पैसा हम देते हैं, जैसे प्रेजेंट करोगे तो अटेंडेंस ही है, वो प्रेजेंट तो अटेंडेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। सिक लीव होता है उसमें लीव विद पे करते हैं, नहीं समझे, वो लीव होता है लेकिन उसकी जगह पेमेंट किया जाता है उसको, यानी कि किस तरह से ट्रीट करते हैं हम लोग, अटेंडेंस की तरह ट्रीट करते हैं। लीव विदाउट पे कब होगा, जब तुम एब्सेंट मारोगे, लीव विदाउट पे। कई ऐसी छुट्टियां होती हैं जिनके लिए पेमेंट नहीं करेंगे हम। प्रोडक्शन टाइप, आप प्रोडक्शन टाइप कब है, कब आप हमारे लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, लाइक पीस प्रोडक्शन, ओवर टाइम कर रहे हो तो हमारे लिए एक तरह से प्रोडक्शन कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम। यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप होता है, 25 दिन हम मानेंगे जनवरी का, 24 दिन, हम अलग अलग मंथ को अलग अलग हम लोग डेज डिफाइन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डेट वाइज पेमेंट होता है। जैसे ये देखो प्रेजेंट है, तो ये कहां पे बनेगा, यूनिट के जस्ट नीचे अटेंडेंस। अब यहां पे बनाएंगे जस्ट लाइक क्या प्रेजेंट है, हम क्या बना रहे, प्रेजेंट, प्रेजेंट होगा प्राइमरी। अब ये क्या माना जाएगा इन चारों में से, अटेंडेंस, लीव विद पे। फिर क्या है, एब्सेंट हुआ, एब्सेंट हुआ तो सैलरी कटेगी, ये क्या हो जाएगा, लीव विदाउट पे। फिर है क्या, ओवर टाइम, अगर बंदा ओवर टाइम कर रहा है हमारे लिए क्या है, प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन जो दोगे तो कैसे दोगे, ये मतलब कैसे करता है, घंटा मिनट, हावर ऑफ 60 मिनट, ये चीज ध्यान रखना, हावर ऑफ 60 मिनट पकड़ाना है। अगला है लीव, लीव लेता है तो ये क्या होगा, इसको भी लीव विद पे मानेंगे, लीव लेके जा रहा है, छुट्टी लेके जा रहा है तो अटेंडेंस की तरह लीव विद पे, समझ गए। तो ये हो गया मास्टर क्रिएशन, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला है पे हेड क्रिएट करना है, क्या करना है, पे हेड, जो आज नहीं, इतना काफी है, बल्कि ओवर है, लेकिन हाँ ये आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि हमें सैलरी पॉइंट काफी हद तक समझ में आती है। पहले एम्प्लॉय कैटेगरी बनाना है, एम्प्लॉय ग्रुप मतलब डिपार्टमेंट, फिर उसके अंदर एम्प्लॉयज को रखना है, फिर उनका यूनिट वर्क, फिर क्या है, क्या क्या लीव होती है आपकी कंपनी में, तो अलग अलग लीव्स होती है वो सारे के सारे। देन पे हेड, पे हेड मतलब सैलरी, जो जब हम सैलरी देंगे तो 3 तरह के पे हेड होते हैं। एक, आपको पैसा हम देंगे, आपके लिए अर्निंग है, एक अर्निंग का पे हेड होता है, और फिर एक आपकी सैलरी से कटेगा, डिडक्शंस के पे हेड होते हैं। क्या होते हैं, डिडक्शन। फिर कंपनी अपने जेब से भी कंट्रीब्यूट करेगी, तो दैट इज कंट्रीब्यूशन के पे हेड्स होते हैं। अर्निंग के पे हेड आपके क्या है, बेसिक, टीए, डीए, ये सब आपको मिलेगा ना, ये अर्निंग पे हेड है। आपकी सैलरी से कटेगा क्या, पीएफ, ईएसआई, तो डिडक्शन के पे हेड हो जाते हैं। एम्प्लॉयर अपने जेब से भी देगा क्या, पीएफ, ईएसआई का पैसा प्लस एडमिन चार्ज अपनी जेब से देता है, तो कंट्रीब्यूशन के पे हेड होते हैं। टोटल कितने पे हेड्स बनेंगे, 3 तरह के, और पे हेड ही इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट है तो विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट क्लास, पहले इतना आप लोगों को करना होगा, ठीक है। सो थैंक यू।